हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स मतलब होता है कि बल और लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियम। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स मतलब बल, लॉज ऑफ मोशन मतलब गति के नियम। जब हम इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो पिछला चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा, तो उसी में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन को क्यों नहीं पढ़ लिया? पहले फोर्स पढ़ के फिर लॉज ऑफ मोशन क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका रीज़न है कि जो मोशन है और मोशन के टाइप्स हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, सर्कुलर मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन जो मोशन है उसका कॉज यानी कि कारण के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो कारण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जब हम कारण के बारे में पढ़ेंगे तभी तो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। लॉज मतलब नियम के बारे में। तो पहले कारण को देखते हैं, फिर नियम को देखेंगे। कारण से ही नियम बनेगा। पहले कारण हम लोग को पता चले कि मोशन क्यों हो रहा है, मोशन किसके कारण हो रहा है, तो फिर उसके बाद फिर हम इसके नियम में जाएंगे, मतलब लॉज में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? क्या फोर्स ही वही कारण है? हो सकता है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें जब देखेंगे। बल के बारे में, बल क्या है? बल क्या है उसको एग्जैक्टली हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो इसका इफेक्ट है, बल का जो इफेक्ट है उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है कि जो फोर्स है वो या तो पुश है या पुल है। पुश और पुल, यानी कि या तो फोर्स है जो बल है वो धक्का है या खिंचाव है, जो फोर्स है वो पुश है या पुल है, धक्का है या खिंचाव है। तो फोर्स कर क्या सकता है? तो फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड का जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसमें बदलाव कर सकता है। और फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगला है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो लास्ट है वो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं कि फोर्स है वो स्पीड को कैसे बदल सकता है, डायरेक्शन को कैसे बदल सकता है, शेप को कैसे बदल सकता है और साइज को कैसे बदल सकता है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड को कैसे बदल सकता है। जैसे कि ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं यहां कोई बंदा है जो कि इसको धक्का लगा रहा है। तो ये तो पहले रेस्ट में था, मतलब कि विराम में था, और अब इसके धक्का लगाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन करने लगा, यानी कि इसमें गति आ गई, ये गति करने लगा। मतलब कि पहले रेस्ट में था तो इसका स्पीड कितना था? 0 था। स्पीड कितना था? 0 था। और जब मोशन में आ गया तो इसका स्पीड कुछ हो गया, कुछ स्पीड पकड़ लिया ये, मतलब कि स्पीड में तो बदलाव कर रहा है, वहीं अगर इसे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डब्बे को अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये डब्बा इधर मूव कर रहा है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में अपन धक्का लगाते हैं, तो इसका स्पीड क्या होगा? रुक जाएगा, मतलब स्पीड कम हो जाएगा, फिर से ये रेस्ट में आ जाएगा, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। मतलब कि फिर से इसका जो स्पीड है वो कम हो गया। तो ये तो हो गया स्पीड वाली बात, स्पीड कम हो गई। पहले स्पीड बढ़ गया, फिर स्पीड कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया।
फोर्स के कारण ये हुआ, बल के कारण ये हुआ। और यहाँ पर से भी फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स मतलब कि बल लगाया गया। तो इस चीज़ से हम लोग को तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो तो चेंज होता है फोर्स के कारण। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है। अगर इस पर हम लोग फोर्स लगा देते हैं, फोर्स लग रहा है इधर, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इधर से थोड़ी देर बाद हम लोग 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो जो ये जो ब्लॉक था वो सामने मूव कर रहा था, वो तो अब इधर मूव करने लग जाएगा ना, बैकवर्ड मूव करने लग जाएगा। मतलब कि डायरेक्शन में भी चेंज हो गया, डायरेक्शन में भी चेंज हो गया। तो ये चीज़ें समझ में आई आप लोग को कि हम लोग जो है स्पीड तो समझ में आ गया, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज हुआ, ये भी समझ में आ गया। अब शेप और साइज को देख लेते हैं, शेप और साइज को देखते हैं। अगर ये ब्लॉक है, उस पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम लोग इस डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगा दिए, और इस डायरेक्शन से भी फोर्स लगा देते हैं, फोर्स लगा दिए, इधर से भी फोर्स लगा देते हैं, और इधर से भी फोर्स लगा देते हैं, ऊपर से भी फोर्स लगा देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, और साइज है वो भी बिगड़ जाएगा। मतलब कि शेप डिफॉर्म हो जाएगा, और साइज भी है वो छोटा भी हो सकता है, मतलब दबेगा तब तो छोटा ही हो जाएगा। तो साइज भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया, और साइज भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि फोर्स लगने पर स्पीड, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाता है, और साइज भी चेंज हो जाता है। तो शेप और साइज का जो बात है वो तो हम लोग इस चैप्टर में डील नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर होता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। और स्पीड और डायरेक्शन वाली जो बात है उसको इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु की दशा है वो दो प्रकार की है। वस्तु की जो दशा है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बताया था, वस्तु की जो दशा है वो दो प्रकार का है। पहला जो है वो है मोशन वाला, मोशन, और दूसरा जो है वो है रेस्ट वाला, यानी कि रेस्ट, मतलब गति और विराम। ये दो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दो है, तो हम लोगों को ये देखना है कि फोर्स लगाकर हम मोशन में, जो चीज़ मोशन में है उसे हम रेस्ट में ला सकते हैं फोर्स लगाकर, और जो रेस्ट है उसको हम मोशन में ला सकते हैं फोर्स लगाकर। तो क्या ये हमेशा सही है? क्या फोर्स हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है? फोर्स का हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है क्या? इस चीज़ को हम समझना चाहते हैं। तो फोर्स लगाने पर ही मोशन होगा। पहले मोशन के केस को देखते हैं, फोर्स लगाने पर ही मोशन होगा। ये क्या बात है? या फोर्स ना लगे तब भी मोशन होता रहे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखते हैं, आगे समझते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ये पप्पू जो है वो इस ओर खींचना चाहता है, और गोलू है वो इस ओर खींचना चाहता है। मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचना चाहते हैं। मान लेते हैं कि जो पप्पू है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और गोलू है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। फर्स्ट केस में पप्पू 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है और गोलू 8 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो ये जो ब्लॉक है वो ऑब्वियस सी बात है, पप्पू की ओर मूव करने लग जाएगा, इधर मूव करने लग जाएगा। और अगर वहीं सेकंड केस में देखें, हम लोग सेकंड केस में देखते हैं कि पप्पू जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और गोलू भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लग जाता है। गोलू भी इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और गोलू और पप्पू है वो इस डायरेक्शन में, मतलब फिर अभी भी अगेंस्ट है। तो क्या ब्लॉक है वो मूव करेगा? ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रहेगा, विराम में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को बात ये समझ में आता है कि फोर्स तो लग ही रहा है, फोर्स तो दोनों ही केस में लग रहा है, लेकिन जो ब्लॉक है वो फर्स्ट केस में मूव कर रहा है, सेकंड केस में मूव नहीं कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड है, एक तरफ 10 न्यूटन है, एक तरफ 8 न्यूटन है, और वहीं सेकंड केस में दोनों तरफ 10-10 न्यूटन है, यानी कि फोर्स जो है वो बैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसी कारण से मोशन हो रहा है, इसी कारण से जो ब्लॉक को इस तरफ मूव कर रहा है।
तो अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर से हम एक की पॉइंट समझ सकते हैं कि फोर्स नहीं चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। फोर्स चाहिए, फोर्स अगर चाहिए होता तो फर्स्ट केस में मूव जो कर रहा है, फोर्स अगर चाहिए रहता तो फर्स्ट केस में मूव कर रहा है, सेकेंड केस में भी मूव करना था। तो हम लोगों को चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द मोशन। तो ये हम लोग को समझ में आया कि मोशन कराने के लोगों को अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। ये समझ में आया आप लोग को? इतना तक तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक दो एग्जांपल्स और समझते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, तो समझ में आ गया। अब कंटिन्यू फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको ये बंदा धक्का देकर आगे ले जाना चाह रहा है, धक्का दे रहा है, देते रहे। जब तक धक्का देता रहेगा तब तक ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा। लेकिन जब धक्का देना बंद कर देगा, तो फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण, घर्षण बल के कारण ये जो डब्बा है वो रुक जाएगा, ये जो डब्बा है वो रेस्ट में आ जाता है, डब्बा जो है वो रेस्ट में आ जाता है। तो हम लोग को यहाँ से भी समझ में आता है कि फोर्स तो कंटिन्यू लग रहा है। फोर्स क्या कंटिन्यू लग रहा है? फोर्स इज रिक्वायर्ड, क्या कंटिन्यू लगेगा? कंटिन्यूअसली फोर्स लगेगा, कंटिन्यूअसली फोर्स लगेगा या फोर्स को डिसकंटिन्यू करने पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहेगा। ये चीज को हम लोग को समझना है। तो ये अगर फ्रिक्शन को हम हटा दें, फ्रिक्शन को अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या होगा? फ्रिक्शन को यदि हम लोग हटाते हैं तो क्या होगा? अगर फ्रिक्शन यहाँ नहीं रहता तो ये ब्लॉक है वो लगातार मूव करते रहता। तो मतलब कि हम लोग को डिसकंटिन्यू फोर्स चाहिए। फोर्स जो है डिसकंटिन्यू करने पर भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है। फ्रिक्शन यहाँ अगर पूरा जीरो कर दिया जाए, फ्रिक्शन जीरो कर दिया जाए, तो इस पर ये चीज़ हम लोग को समझ में आता है। तो एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर ये ग्राउंड है, यहाँ पर फुटबॉल पड़ा हुआ है, फुटबॉल को जैसे ही हम किक लगाते हैं, जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं, फुटबॉल जो है वो लुढ़कते हुए कुछ दूर जाता है और फिर रुक जाता है। मतलब फोर्स जो है वो लगा है। अब जब ये लुढ़क रहा था तब तो इसमें फोर्स नहीं था, फोर्स तो इसमें लग नहीं रहा था जो हम लोगों ने लगाया था। वो तो हमारे जो फोर्स जो है हमारे कॉन्टेक्ट से तो बॉल जो है वो बाहर निकल गया, तो इसमें फोर्स तो लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ये मूव कर रहा था। मूव करते हुए ये रुक गया। तो रुका क्यों? फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, घर्षण बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा था, इस कारण ये रुक गया। तो अब इसी चीज़ को ऐसे समझते हैं कि अगर ये बॉल है और बॉल को हमने किक किया, फुटबॉल को हमने किक किया, फोर्स लगाया इस पर, और अगर वो लुढ़कते हुए आगे बढ़ने लगा और यहाँ फ्रिक्शन अगर जीरो हो, इस सरफेस पे फ्रिक्शन अगर जीरो हो, यानी कि घर्षण बल ना हो, तो क्या होगा? तो मैं बताता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल अनंत काल तक इसी वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पर दिया, फोर्स लगाकर हम लोगों ने वेलोसिटी दिया, जिस वेलोसिटी से हम इसको किक किए हैं उसी वेलोसिटी से ये आगे चलता चला जाएगा, अनंत काल तक चलता चला जाएगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो आइडियल केस में बता रहा हूँ, मतलब कि फोर्स जो है वो कंटिन्यू रिक्वायर नहीं है। फोर्स को डिसकंटिन्यू करने पर भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर सकता है। तो हम लोगों को ये समझ में आया कि अनबैलेंस्ड फोर्स तो चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए? मोशन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। और फोर्स जो है वो कंटिन्यूअस फोर्स नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस फोर्स हम लोगों को नहीं चाहिए। ये चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ? ये दोनों चीज़, ये काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, ये चीज़ हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि अनबैलेंस्ड फोर्स तो चाहिए मोशन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो अनबैलेंस्ड फोर्स कंटिन्यू उस ऑब्जेक्ट के साथ बने रहना जरूरी है क्या? नहीं, वो जरूरी नहीं है। वो डिसकंटिन्यू भी हो जाए तो वो मूव करेगा। लेकिन फुटबॉल के केस में वो मूव क्यों नहीं कर रहा है, वो रुक क्यों जा रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। वहीं हम आइडियल केस लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम ना करता रहे, फ्रिक्शन लेस हो जाए, ये जो सरफेस है वो,
तो ये अनंत काल तक मूव करता रहेगा। तो एरिस्टोटल जी का क्या कहना था? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया। इन्होंने एक धनुष लिया, ये एक धनुष है, ये एरो है। अगर इस एरो को खींच करके छोड़ा जाए तो एरो आगे बढ़ेगा। तो एरो आगे बढ़ेगा तो इसमें उन्होंने कहा कि एरो जो है ये मूव कर रहा है। ये मूव क्यों कर रहा है? मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ एयर है, और ये तभी तक मूव करेगा जब तक कि ये जो एयर है, ये जो हवा है वही इस पर बल लगा रहा है। हवा है वो लगातार, मतलब कंटिन्यूसली अप्लाइंग फोर्स। एयर इज कंटिन्यूसली अप्लाइंग फोर्स टू द एरो। मतलब कि ये हवा है वही इसको पुश कर रहा है। फोर्स मतलब तो हम लोग पुश या पुल करके समझे थे ना, ये इसको धक्का दे रहा है। हवा है ये इसको धक्का दे रहा है। ये बात इन्होंने कहा जो कि गलत है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने के लिए। ये तो हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कंटिन्यूसली फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये बात को गलत साबित करते हैं गैलीलियो ने क्या कहा कि ये बात सरासर गलत है। कैसे सरासर गलत है? गैलीलियो को देखते हैं हम। गैलीलियो ने ये बात कहा कि ये बात सरासर गलत है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लगातार मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? इन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। इंक्लाइंड प्लेन में इन्होंने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, थोड़ा फोर्स लगाकर ड्रॉप कर दिया। जब फोर्स लगाया तो ये मूव करता करता कुछ दूर गया और फिर ये रुक गया। ये कुछ देर जाने के बाद यहाँ पर रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट में आया क्यों? फोर्स तो लगाकर छोड़ दिए थे, तो ये रुक गया। रुका इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है, घर्षण बल। तो ये बात है। तो अगर ये फ्रिक्शन लेस होता, अगर यही जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस होता, मतलब कि इस पर कोई मतलब कि फ्रिक्शन घर्षण बल नहीं लग रहा होता। ये स्मूथ होता, सरफेस स्मूथ होता, आइडियली स्मूथ होता, मतलब फ्रिक्शन लेस होता। तो ये लगातार मूव करता, अनंत काल तक मूव करता। किस वेलोसिटी से करता? जो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने दिया है उस वेलोसिटी से ये मूव करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे कि स्पेस के केस में बढ़ते चला जाता है। अगर स्पेस में हम किसी बॉल को ड्रॉप कर दें तो वो उसी वेलोसिटी से लगातार मूव करता हुआ चलेगा। तो वैसे ही इस केस में होता। तो फोर्स तो लगातार रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। ये बात तो क्लियर है। अब देखते हैं कि हमारे न्यूटन साहब आते हैं। हमारे न्यूटन साहब क्या बोलते हैं? न्यूटन जी हैं, वो क्या बोले हैं? न्यूटन ने क्या किया? इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व किया। न्यूटन ने इन्हीं सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, गैलीलियो को पढ़ने के बाद न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? ये कहता है कि ऑब्जेक्ट का दो दशा होता है। एक तो मोशन में होता है और एक रेस्ट में होता है। तो यहां जो भी हम मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, मोशन के बारे में जो बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब समान वेग से चलने वाला ऑब्जेक्ट, समान वेग से चलने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसी के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से चलने वाला, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी उसका फिक्स है, उसी वेलोसिटी से लगातार चल रहा है, लगातार उसी वेलोसिटी से चल रहा है, उसे ही हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और रेस्ट मतलब कि तो विराम, ये तो आप लोग को पता ही है। तो ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और या तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहता है, जब तक कि, अब ये सुनिएगा, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट है इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, कोई भी ऑब्जेक्ट है,
या जो भी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में वो रेस्ट में रहना चाहता है, विराम में रहना चाहता है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करना चाहता है, जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स से होगा कि जो रेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अनबैलेंस हो गया, वो मूव करने लग जाएगा। तो रेस्ट में हमेशा रहना चाहता है कोई ऑब्जेक्ट है वो, और यूनिफॉर्म मोशन से अगर मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये स्पेस है, स्पेस में ये लगातार बॉल जा रहा है, अगर किसी चीज से ये ना टकराए, कोई दूसरा सेलेस्टियल बॉडी से अगर ये टकरा जाए तो फिर ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा, यानी कि किसी सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं बल लग गया, यानी कि बल का आवश्यकता है, अनबैलेंस्ड फोर्स का आवश्यकता है चेंज करने के लिए। लेकिन किस चीज को चेंज करने के लिए? यूनिफॉर्म मोशन को और रेस्ट को। रेस्ट में रहेगा तब तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कि फोर्स बैलेंस्ड है, और यूनिफॉर्म मोशन भी कर रहा हो तब भी फोर्स बैलेंस्ड रहेंगे। लेकिन जब अनबैलेंस्ड फोर्स आएगा तो यूनिफॉर्म मोशन में जो कर रहा है वो रेस्ट में भी आ सकता है, और जो रेस्ट में है वो यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकता है, और यूनिफॉर्म के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। उस चीज का स्पीड कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका एक डेफिनेशन से हम लोग इसको एक डेफिनेशन दे रहे हैं। जो समझना था तो हम लोगों ने समझ लिया, अब डेफिनेशन दे रहे हैं। डेफिनेशन ये है, एवरीबडी, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, एवरीबडी बोले तो दुनिया का कोई भी वस्तु हो, एवरीबडी wants to be at rest or in uniform motion, unless compelled by an unbalanced एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में रहना चाहता है या तो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए। बस इतनी सी बात है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके बिहाइंड क्या है, रीजन उसको जानते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है भाई? रेस्ट में रहना, ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। तो पहले तो रेस्ट वाला केस देखेंगे। रेस्ट वाला केस को देख के समझते हैं। मान लेते हैं कि एक फुटबॉल है, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, फुटबॉल है। अब जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, ये तो रेस्ट में ही रहेगा। ये अनंत काल तक रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, जब तक कि इस पर कोई फोर्स ना लगे। तो ये लगातार अनंत काल तक पड़ा रहेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? और वहीं अगर मान लेते हैं कि स्पेस पे एक बॉल है, इसको अगर हम स्पेस क्राफ्ट पे जा रहे हैं और स्पेस पे ये बॉल ड्रॉप कर देते हैं, सॉरी हाँ, ये स्पेस है, स्पेस पे ये बॉल ड्रॉप करते हैं, तो ये स्पेस में ये लगातार कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहेगा। ये यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। तो या तो ये रेस्ट में रहेगा या तो ये यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, जब तक कि बाहर से हम बल न लगाएं, बाहर से हम फोर्स न लगाएं। तो वो क्या कारण है जिसके कारण, वो क्या चीज है जिसके कारण ये रेस्ट में ही रहना चाहता है? तो उस चीज को कहते हैं इनर्शिया। हिंदी में बोले तो जड़त्व।
जड़त्व, इनर्शिया। और मेरे भाषा में अगर आप समझें तो इसको मैं जिद्द बोलता हूं। जिद्द यानी जिद्दी, जिद्द। जितना ज़्यादा जिद्दी होगा ऑब्जेक्ट उतना उसको मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब कि उतना ज़्यादा उस पर इनर्शिया होगा, उसके ऊपर इनर्शिया होगा। तो जो इनर्शिया है वो है क्या चीज़, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इनर्शिया है क्या चीज़ ये देखते हैं। अब देखते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व। इनर्शिया जड़त्व, और इसको मेरे भाषा में तो भाई जिद मान सकते हो। जिद, जिद्दी, जिद है। तो ये इस चीज को हम रेजिस्ट टू चेंज कहते हैं। रेजिस्ट टू चेंज, इसका डेफिनेशन होता है रेजिस्ट टू चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया, मतलब बदलाव का विरोध। बदलाव का विरोध ये प्रॉपर्टी है, इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है, इसी के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में रहना चाहता है, या तो रेस्ट में रहना चाहता है, या तो यूनिफॉर्म मोशन, या तो यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास इनर्शिया है। इनर्शिया बोले तो जिद, वो जिद पकड़ लिया, जड़त्व है उसमें। तो जड़त्व जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा चेंज करने को, चेंज नहीं होना चाहेगा। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये आखिर किसका इनर्शिया ज्यादा होता है, किसका इनर्शिया कम होता है, इस चीज को हम लोग जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। यानी कि हैवियर बॉडी हैव मोर इनर्शिया, ज्यादा इनर्शिया होगा हैवियर बॉडी में। तो ये तो इनर्शिया जो है ये डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इनर्शिया तो इतना तो समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं कि ये इसका मास है 10 किलोग्राम, इसका भी मास है 10 किलोग्राम। बताइए दोनों की इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा, छोटा बड़ा होगा, क्या होगा? भाई सेम होगा। इनर्शिया दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि मास पे डिपेंड करेगा। दोनों का मास तो सेम है ना, 10 केजी 10 केजी है ना। तो ऐसी बात है। शेप साइज कुछ भी दे दे, वो बोलेगा कि एक बेलन है, वो बोल देगा एक सिलेंडर है, वो बोल देगा कि एक स्फीयर है, बोल सकता है एक ब्लॉक है। अगर हम लोग को मास देखना है, अगर मास सेम है तो इनर्शिया भी सेम होगा। ये बात है, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मतलब गति का दूसरा नियम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। जो फर्स्ट लॉ था उस पर हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी मास का ऑब्जेक्ट हो, उसको मूव कराने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए, उसको स्टार्ट कराने के लिए, उसका मोशन को स्टार्ट कराने के लिए हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये ब्लॉक है। जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, जब हम इस पर बल लगाते हैं, तो ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, कुछ वेग पकड़ लेता है और उस वेग से आगे की ओर मूव करने लगता है। तो इतनी बात तो हम लोगों ने देख लिया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को जस्ट इंट्रोड्यूस कराता है, बल का परिचय देता है। लेकिन फोर्स कितना लगेगा, 2 लगेगा, 4 लगेगा, 10 लगेगा, कितना लग रहा है भाई, इतना वेलोसिटी लाने के लिए कितना लग रहा है,
उस चीज़ को नापने का जो काम करता है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। मतलब टू मेजर द फोर्स, जो मेजरमेंट है, जो नापना है, जो नापने का प्रक्रिया है, उस चीज़ को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो अगर फोर्स को हम नापना चाहें, अभी तो हम लोग ऐसे ही जनरली देख लेते हैं, ऐसे ही समझ लेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, उसके पहले हम लोग बेसिक को समझ लेते हैं ताकि डिफाइन करने में हमको दिक्कत ना हो। तो ये m मास का ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसका मास m है, m मास का ब्लॉक है। इस पर हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो जब फोर्स लगाया तो ये कुछ वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करने लगा। यानी कि फोर्स को यदि नापना है हम लोग को, तो मास को भी देखना पड़ेगा और वेलोसिटी को भी देखना पड़ेगा। मास को भी देखना पड़ेगा और वेलोसिटी को भी देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक ट्रक है, ये जो ट्रक है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, ये रोड में आगे की ओर बढ़ रहा है, इस तरीके से आगे आगे की ओर जा रहा है। यहाँ पर कोई बंदा है, खड़ा हुआ है। तो अगर ये जो ट्रक है ये इसके ऊपर चला जाए, इसके ऊपर चल जाए, तो इसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा, हो सकता है इसकी मौत भी हो जाए। तो वो डिपेंड करता है ट्रक की स्पीड के ऊपर और ट्रक के मास के ऊपर। अगर ये हैवी लोडेड है, ट्रक जो है अगर हैवी लोडेड है तो और ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब कि ट्रक का ज़्यादा मास होना ज़्यादा नुकसान देगा, ज़्यादा द्रव्यमान हुआ मास का, जितना ज़्यादा वजनदार ट्रक होगा उतना ज़्यादा इस बंदे को नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ट्रक का जो स्पीड है वो अगर ज़्यादा हो तो भी इस बंदे को ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब कि वेलोसिटी, वेग ज़्यादा हो इस ट्रक का तो भी नुकसान होगा, और द्रव्यमान ज़्यादा हो तब भी नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये बात है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये एक बुलेट है, बुलेट है, ये किसी गन से फायर किया गया है, ये बुलेट जो है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है। तो बताइए कब ज़्यादा नुकसान होगा? जो बुलेट है, बुलेट का स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा गहरा घाव होगा, बंदे को उतना ज़्यादा नुकसान होगा। और वेलोसिटी का जो मास है वो जितना ज़्यादा होगा, देख लिए हम लोग उस केस में, ट्रक वाले केस में देख लिए, जितना ज़्यादा होगा उतना नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का मास तो कम है, वेलोसिटी का मास तो काफ़ी कम है। सॉरी मास का जो वैल्यू है तो काफ़ी कम है। बुलेट का जो मास है वो तो काफ़ी कम है, लेकिन वेलोसिटी काफ़ी हाई है। तो वेलोसिटी काफ़ी हाई है तो नुकसान होगा। वहीं पिछला केस में अगर ट्रक वाले में देखें तो ट्रक का अगर वेलोसिटी कम कर देते हैं, वेलोसिटी को अगर वेग को हम लोग कम कर देते हैं, कम कर दिया जाए और मास काफ़ी बढ़ा दिया जाए, तो वेलोसिटी कम है मतलब धीरे धीरे ट्रक जा रहा हो, धीरे धीरे ट्रक जा रहा हो, अगर उसके नीचे कोई बंदा आ जाता है तो भी काफ़ी नुकसान होगा। मतलब मास ज़्यादा हो तब भी नुकसान होगा और वेलोसिटी ज़्यादा हो तब भी नुकसान होगा। यानी कि हमको जो नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ है वो पहली बात तो मास है, मास का ज़्यादा होना, और दूसरी बात वेलोसिटी का ज़्यादा होना। यानी कि जो फोर्स लग रहा है, हमको जो नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं फोर्स की वजह से हो रहा है। तो जो फोर्स लग रहा है वो मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन से ही हम उसको नाप सकते हैं। तो देखते हैं कि मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन, मास इनटू वेलोसिटी, ये जो कॉम्बिनेशन है, मास भी लग चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं मोमेंटम, यानी कि संवेग। तो संवेग बराबर मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम यानी कि संवेग, मास मतलब द्रव्यमान और वेलोसिटी मतलब वेग। तो ये चीज है। तो ये मोमेंटम होता क्या है? वो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसके पास दिशा भी होता है, ये सदिश होता है।
ये बात क्लियर है आप लोग को। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होगा। दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये बात तो हम लोग को समझ में आ गया, यानी कि जो फोर्स है, कहीं ना कहीं फोर्स है वो मोमेंटम को हम लोग छोटा पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से ना, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं मोमेंटम का मेजरमेंट है। लेकिन कैसे? मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है वही फोर्स का मेजरमेंट है। मतलब फोर्स का मेजरमेंट हम मोमेंटम के टर्म्स में कर रहे हैं, लेकिन कैसे? कैसे? यही सेकेंड लॉ बताता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या बोलता है? ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied unbalanced force। यानी कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम की। यानी कि इसको अगर हम लोग लिखें तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब रेट है, ये तो रेट है ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है, मतलब टाइम को यहां से डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम टेकन। अगर इसको फॉर्मूला के फॉर्मेट में देखें तो फोर्स इज इक्वल टू, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम, चेंज मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। टाइम टेकन मतलब T2 माइनस T1। ये है फाइनल फॉर्मूला, ये है फाइनल फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका यही फाइनल फॉर्मूला है। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो मोमेंटम में जितना चेंज होगा उतना ही फोर्स लगेगा। टी टाइम पे जितना चेंज हो रहा है, इतना टाइम भी लग रहा है, टाइम को भी देखना पड़ेगा ना, कितने टाइम में कितना मोमेंटम का चेंज हुआ, वही फोर्स है, उतना ही फोर्स लगेगा। तो फोर्स को मेजर करना हम लोगों ने सीख लिया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से कि मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम है, वो अगर ज़्यादा हो तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। ये बात तो है ना, चेंज इन मोमेंटम अगर ज़्यादा हो तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, और टाइम ज़्यादा लग जाए तो फोर्स कम होगा। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक फील्डर है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फील्डर है, कैच उठता है, कैच ऊपर उठता है, बैट्समैन है वो हिट करता है बॉल को, तो कैच ऊपर उठता है। तो अचानक से अगर बॉल को कैच किया जाए, बॉल को अगर कैच किया जाए तो अचानक से अगर बॉल को पकड़ा जाए तो हमारे हाथ पे ज़्यादा जोर से चोट लगता है। अचानक से अगर कैच किया जाए तो ज़्यादा जोर से चोट लगता है। तो वो चोट क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है। चेंज इन मोमेंटम मतलब, मोमेंटम तो क्या है? मोमेंटम तो है मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है। तो वेलोसिटी के टर्म्स में देख रहे हैं, क्योंकि मास तो है वो तो कांस्टेंट है, मास है वो तो फिक्स है बॉल का, तो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट में रहता है, फिर जो बॉलर है वो बॉलिंग करता है, तो फिर बैट्समैन हिट करता है, हिट करने के बाद काफ़ी उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जीरो। तो वही वेलोसिटी के टर्म्स में मोमेंटम को हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा स्पीड से आएगा अचानक से, और टाइम हम लोग को कम लगा, क्योंकि हम अचानक से पकड़ लिए, टाइम हम लोग को कम लगा, तो भाई फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि चोट हम लोग को ज़्यादा लगेगा। और वहीं अगर हवा में है गेंद हवा में है और हम लोग उसको कैच करना चाहते हैं और धीरे धीरे हम कैच करते हैं, हमारा हाथ को हम पीछे लेते हैं, पीछे की ओर अगर हम लेते हैं, हाथ को पीछे की ओर लेते हैं, तो हमारे हाथों में चोट कम लगता है। आप लोगों ने गौर किया होगा। तो उसमें क्या है, टाइम बढ़ जाता है। टाइम जो है
वो बढ़ जाता है, टाइम उसको ज़्यादा दे देते हैं, उस चीज़ को बॉल को हाथ में आने का जो टाइम है वो ज़्यादा दे दिए, तो टाइम अगर ज़्यादा दे देंगे तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। ये एग्जांपल से आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि फोर्स का जो मेजरमेंट है वो चेंज इन मोमेंटम के टर्म्स में होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में होता है। अब इसको डेरिवेशन करते हैं, इसका डेरिवेशन करके एक फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे वो देखिए आप लोग। हम लोगों ने अभी देखा कि फोर्स इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ये अपन लोगों ने देखा। T2 माइनस T1 ये हम लोगों ने देखा। इसी को डेरिवेशन वगैरह करते हैं, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो हम लोग के पास फोर्स का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला आता है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग को याद रखना है, सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे बनेंगे, कभी फोर्स पूछेगा, कभी मास पूछेगा, कभी एक्सेलरेशन पूछेगा। तो ये है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसी को एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। मोशन वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, तो मास v माइनस यू अपॉन टी, ये एक फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले हैं, इसी से सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का भी इंट्रोडक्शन हो गया, फोर्स का मेजरमेंट भी हो गया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, इसके पास दिशा भी होगा, इसके पास दिशा भी होगा, सदिश राशि। इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट तो भाई अपन लोग को मालूम है, न्यूटन होता है। एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होगा इसका, किसका, फोर्स का। और इसके डायमेंशन निकालते हैं, यूनिट हो गया, अब डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन इसका होगा ML T-2, ये इसका डायमेंशन होगा, ये आप याद रखिएगा। फोर्स का डायमेंशन पूछ सकता है ना, फोर्स का पूछ सकता है, वर्क का पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट का पूछ सकता है, एक्सेलरेशन का पूछ सकता है, वो तो मैं सारा चीज़ बता दिया, फोर्स का भी अभी बता दिया, ठीक है ना। तो इस पर आप क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन बना देता हूँ आप लोग के लिए। इनफैक्ट कैसे बनाया जाए, मान लेते हैं किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, विच विल रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, पहला एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा एक्सेलरेटिंग अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो सीधी सी बात है, अपन लोग सॉल्व करेंगे, एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले केस में देख लेते हैं फोर्स कितना आएगा, मास कितना दिया है 2 kg, फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन। वहीं दूसरे केस में देख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना हो गया 4 kg, 8 न्यूटन। तो फर्स्ट केस में ज़्यादा फोर्स लगेगा एक्सेलरेट करने के लिए, कितना एक्सेलरेट करने के लिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट करने के लिए। तो ये इसमें ज़्यादा हम लोग को बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर एक ब्लॉक है, ये एक डब्बा है, इस डब्बे का वजन जो है, मतलब कि द्रव्यमान है, मास है, वो 5 kg का है, 5 kg का है, और इस पर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 सेकेंड्स। तो इसकी जो वेलोसिटी है, वो
3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, फोर्स का परिमाण बताइए, मतलब कि कितना मात्रा में फोर्स लग रहा है। तो वही अपन लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास टू एक्सेलरेशन। और यहां पर एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं है, किसका जिक्र है, वेलोसिटी का जिक्र है। तो यहां पे ये वाला लगा देंगे। मास कितना दिया है 5, फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल वेलोसिटी 3, टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, ये होगा 5, मतलब ये आ जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो इस तरीके का सिंपल सवाल आएगा, यही फॉर्मूले पे आएगा, मतलब कि आइदर इस फॉर्मूला पे आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ना, आइदर इस फॉर्मूले पे आएगा और इस फॉर्मूले पे आएगा, ये वाला फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो यहां पर हम लोगों ने उसको पुट कर दिया है, इस चीज को इस जगह हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति का तीसरा नियम। आखिर ये कहता क्या है, सभी को मालूम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बोलता है थर्ड लॉ। तो ये जो बोलता है थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। जो एक्शन है वो भी फोर्स है, और जो रिएक्शन है वो भी फोर्स है। मतलब कि जितना फोर्स से एक्शन होगा, जितना भी फोर्स से एक्शन होगा, रिएक्शन भी उतना ही फोर्स से होगा। ये कहना चाहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये गन है, गन बुलेट से समझ लेते हैं। गन है, यहां से बुलेट फायर हो रहा है, ये बुलेट है, ये बुलेट, ये आगे की ओर फायर हो रहा है। अब जो गन है वो फोर्स लगा रहा है, किस पर, बुलेट के ऊपर। बुलेट के ऊपर उसने फोर्स लगाया, ये बुलेट है, इस पर फोर्स लगा, बल लगा, किसके द्वारा, गन के द्वारा। तो बुलेट पर गन ने फोर्स लगाया, बदले में जो बुलेट है वो भी गन पर फोर्स लगाता है। और इनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, कि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इतनी सी बात है। तो इसमें अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बराबर अगर फोर्स लग रहा है तो बुलेट तो इतना स्पीड से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो गन पीछे क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो इसका आंसर है मास ऑफ गन ज्यादा है, जिसको कि मोशन में लाना, मोशन में वो जल्दी आ नहीं सकता, क्योंकि मास के पास इनर्शिया है। हम लोगों ने पढ़ा था, जितना ज्यादा हैवियर बॉडी रहेगा उस पर ज्यादा उतना इनर्शिया रहेगा, उतना कम मोशन वो कर पाएगा। तो गन जो है वो उसके पास मास ज्यादा है,
तो ये मूवमेंट कम कर पाता है, और बुलेट है उसका मास कम है तो ये मूवमेंट ज़्यादा कर पाता है। तो मास देख लेते हैं, बुलेट और गन। बुलेट में मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, वहीं गन में मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। इतना सा बात है, इसे ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं।